डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इससे पहले वाले सेकेंड वीडियो में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, कोलरास लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल, what is standard electrode potential and what is Nernst equation and its application। फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का हमारा EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल क्या होता है? EMF का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? E से होता है यहाँ पर इलेक्ट्रो, M से है मोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव, और F से होता है यहाँ पर फोर्स। यानी कि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए जो फोर्स रिक्वायर होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूवमेंट कब करते हैं? जब इनके पोटेंशियल में डिफरेंस हो। जैसे यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोड लगा है जिंक का, यहाँ पर माइनस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और इस मूवमेंट के लिए यहाँ पर एक फोर्स रिक्वायर होता है, यानी कि एक फोर्स की आवश्यकता होती है, और उस फोर्स को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये 2 हाफ सेल्स में देखने को हमें मिलता है। इसकी डेफिनेशन अगर देखें हम तो डेफिनेशन यहाँ पर दी है। इसमें देखिए अभी तक जो हमने समझा वो सारी बातें यहाँ पर थ्योरी में भी दे रखी है। क्या कहा? अ कंप्लीट सेल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 हाफ सेल्स आर जॉइंड बाय एन आउटर सर्किट, एग्जाम्पल Zn एंड कॉपर हाफ सेल्स फॉर्म्ड अ कंप्लीट सर्किट लाइक डेनियल सेल। ये जो अभी अपन ने देखा वो डेनियल सेल है। इसको सेल के फॉर्म में आप राइट करोगे Zn, और यहाँ पर इस टाइप से लाइन राइट करना है Zn2+, यहाँ पर 1m लिखा है यानी कि मोलरिटी 1 है सॉल्यूशन की। फिर लाइन खींचना है इसे कॉपर 2+, यानी कि ये जो कॉपर है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है और किस में चेंज होता है? Cu में चेंज हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल फॉर्म में। तो ये सेल रिएक्शन है। सेल की रिएक्शन को इस टाइप से आप राइट कर सकते हो। इसके बाद डेफिनेशन दे रखी है EMF की। तो EMF क्या होता है यहाँ पर? द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू मेंटेन द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज थ्रू द होल सर्किट including cell is known as electromotive force of the cell. If to flow Q charge in a circuit and W energy is required, then EMF of cell will be follow। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या कहा है कि Q चार्ज फ्लो करता है। कब फ्लो करता है? जब W अमाउंट में एनर्जी देते हैं तब Q चार्ज फ्लो करता है। तो जो EMF ऑफ सेल है यानी कि EMF ऑफ सेल वो किसके इक्वल हो जाएगा? W/Q के। तो इस टाइप से आप EMF के लिए एक इक्वेशन राइट कर सकते हो। फिर सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर क्या करा इसने? जो EMF है उसको E राइट कर दिया है। ये क्या है? यहाँ पर एक टाइप का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी कि एक टाइप की एनर्जी है। E को भी हम एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? तो एक टाइप की एनर्जी है, इसलिए इसको E से ही रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर E इज इक्वल्स टू क्या है? W/Q। W क्या है? तो यहाँ पर जो एनर्जी दी जा रही है, जो वर्क किया जा रहा है वो है, और Q जो है वो यहाँ पर क्या है? चार्ज है, ठीक है। तो इस टाइप से हम EMF के लिए एक इक्वेशन राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, तभी जाके हम समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं हम कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लेना है आपको? एक हाफ सेल लेना है। ये है यहाँ पर 1 हाफ सेल। अब यहाँ पर ये जो हाफ सेल है इसके अंदर हमने एक जिंक का ये एनोड लिया है, और ये जिंक का जो एनोड है वो ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप्ड है। अब यहाँ पर ये जो ZnSO4 का सॉल्यूशन है इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है,
ठीक है, और ये जो रोड है इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या कहा इसने कि मान लीजिए आपके पास एक हाफ सेल है जिसमें एक मेटल का इलेक्ट्रोड यहाँ पर इमर्ज किया हुआ है यानी डिप किया हुआ है, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जो सॉल्यूशन के इलेक्ट्रॉन्स है और जो रोड के इलेक्ट्रॉन्स है इनके पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस होता है, और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। अब एक और बात कही है इसने कि एक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी हमने जो देखा वो क्या देखा यहाँ पर हमने कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है। अब अगर हमें समझाना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है तो उसको हम कैसे देखेंगे? यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन लेते हैं उसकी मोलरिटी क्या करना, आपको 1 मोल फिक्स करनी है, यानी कि सॉल्यूशन जो लेना है वो कैसा लेना है, तो 1 मोल मोलरिटी का अगर यहाँ पर हम सॉल्यूशन लेते हैं और इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर हम फिक्स रखते हैं 298 केल्विन, और फिर इसका अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं इस सेल का, इसके बाद में अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो इसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या किया है यहाँ पर? ये जो सेल है हाफ सेल, इसका हमें निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड अगर वर्ड जुड़ जाता है तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी सॉल्यूशन ये ZnSO4 का ले रहे इसकी मोलरिटी 1 मोल फिक्स रखनी है और टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। टेम्परेचर भी हमें यहाँ पर फिक्स रखना है। कितना है टेम्परेचर? 298 केल्विन। अगर ये दोनों चीज़ें हम फिक्स कर देते हैं तो यहाँ पर फिर जो आप पोटेंशियल निकालते हो वो कैसा पोटेंशियल निकलेगा यहाँ पर? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है नर्नस्ट इक्वेशन। नर्नस्ट इक्वेशन क्या होती है? अब जो नर्नस्ट इक्वेशन है ये भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही रिलेटेड है। जैसे अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? किसी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड डिप्ड किया रहता है और जो सॉल्यूशन है इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं सेल का पोटेंशियल। ठीक है, यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ पर नर्नस्ट ने भी इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर बेस्ड एक इक्वेशन दी थी और उस इक्वेशन को हम कहते हैं नर्नस्ट की इक्वेशन। क्या कहा था इन्होंने थ्योरी में? देखते हैं अपन क्या कहा था इन्होंने पोटेंशियल के लिए। नर्नस्ट ने कहा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी सेल का वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस पर? एक तो सेल के कंसंट्रेशन पर और दूसरा टेम्परेचर पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? एक तो सेल के कंसंट्रेशन पर और दूसरा सेल का टेम्परेचर क्या है इस पर। अब अगर सेल का पोटेंशियल इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, किस पर? कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर, तो सेल का जो EMF है, EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, ये भी इन दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस पर? कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये कहा था नर्नस्ट ने। नर्नस्ट ने क्या कहा कि सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए सेल का जो EMF है ये भी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन किसका? यहाँ पर जो भी सेल के अंदर हम सॉल्यूशन लेते उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करती है ये नर्नस्ट इक्वेशन। अब इसके लिए इन्होंने आगे इक्वेशन बनाई है। यहाँ पर इन्होंने एक हाफ रिडक्शन रिएक्शन ले रखी है। यहाँ पर क्या है, ये M मेटल है कोई सी भी और इसके ऊपर कितने प्लस चार्ज है, तो N नंबर ऑफ प्लस चार्ज है। जितने प्लस चार्ज है यहाँ पर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ये मेटल एक्सेप्ट करती है और न्यूट्रल फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसके लिए नर्नस्ट ने क्या इक्वेशन बनाई थी देखते हैं। यहाँ पर इक्वेशन बनाई है इन्होंने E इज इक्वल्स टू, E मीन्स यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है
और E0 क्या है, तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी कि E इज इक्वल्स टू है यहाँ पर E0 माइनस में RT अपॉन में NF लॉग M, यानी कंसंट्रेशन ऑफ M और कंसंट्रेशन ऑफ MN प्लस। ये वाली इक्वेशन दी थी नर्नस्ट ने। अब ये इक्वेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि E क्या है, E0 क्या है, R क्या है, T क्या है। तो ये देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो E है, ये E क्या है, तो ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, ठीक है। E0 क्या है, तो E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। R क्या है, तो ये गैस कांस्टेंट है। T क्या है यहाँ पर, तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। N क्या है यहाँ पर, तो N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, यानी रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो है यहाँ पर लॉग। यहाँ पर एक लॉग लिखा हुआ है, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। फिर M जो है वो M क्या है यहाँ पर देखते हैं हम, और Mn प्लस क्या है ये देख लेते हैं। तो M क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन है M, और Mn प्लस जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। M जो है ये क्या है यहाँ पर, तो M है यहाँ पर इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन, और Mn प्लस जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये जो इक्वेशन हमने राइट की, इसमें अगर ये वाला जो लॉगरिथम है इसको हम log 10 के बेस पर अगर राइट करते हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी हमें। कौन सी वैल्यू है, 2.303 यहाँ पर ऐड करना है। ये इतनी वैल्यू राइट करनी है, और ये जो log है वो किस में चेंज हो जाएगा, log 10 में। तो ये दो चेंजेस किए हैं यहाँ पर, और उसके बाद एज इट इज़ जैसे इक्वेशन राइट किए यहाँ पर, एज इट इज़ उसको ऐसे ही राइट किया है। तो ये थे हमारे नर्नस्ट की इक्वेशन। आगे देखते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन। 3-4 एप्लीकेशंस पूछते हैं इस क्वेश्चन में, इसके साथ में नर्नस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन पूछी जाती है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है यहाँ पर कि ये जो नर्नस्ट इक्वेशन हमने राइट की, इसकी हेल्प से हम सेल के ईएमएफ के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसको हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेल का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो डिक्रीज होता है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो ईएमएफ है सेल का ये डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसको स्टडी करने में हम नर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है यहाँ पर, द इफेक्ट ड्यू टू द चार्ज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन ईएमएफ कैन बी स्टडीड बाय दिस इक्वेशन, यानी कि अगर चार्ज जो है उसमें चेंज होता है तो ईएमएफ में क्या चेंज होगा, ये भी नर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प से स्टडी किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट कहा है इन्होंने कि द इफेक्ट ऑन ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन में अगर हम चेंज करते हैं तो ईएमएफ में कितना चेंज होगा, इसको भी हम इससे स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा वर्क डन बाय सेल, यानी कि सेल के द्वारा कितना वर्क किया गया है, इसको भी हम नर्नस्ट इक्वेशन से स्टडी कर सकते हैं। तो ये 4 एप्लीकेशंस है इसकी। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने क्या देखा कि सेल का अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ईएमएफ में क्या चेंज होता है ये स्टडी कर सकते हैं। जब सेल का टेम्परेचर चेंज किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो ईएमएफ ऑफ सेल डिक्रीज होता है। दूसरे पॉइंट में देखा द इफेक्ट ड्यू टू चार्ज इन कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज अगर चेंज होता है तो ईएमएफ ऑफ सेल भी चेंज होता है। थर्ड पॉइंट में हम देखा यहाँ पर कि अगर कंसंट्रेशन को ही चेंज करें तब भी यहाँ पर ईएमएफ चेंज होता है, और उसको भी इसकी हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखा है हमने इसमें कि वर्क डन बाय सेल, यानी कि जितना कार्य सेल के द्वारा किया गया है उसको भी हम नर्नस्ट इक्वेशन से स्टडी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 3 टॉपिक्स। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।